What's up, champions? Welcome back to Grand Acad. And today I finally brought for you a topper answer sheet analysis of sociology. Now, बहुत unfortunate है guys, बाकी सारी वीडियोस के लिए मुझे ऑफिशियल CBSE ट्रांसक्रिप्ट्स मिल गई थी, ऑफिशियल आंसर शीट्स मिल गई थी, लेकिन somehow यहाँ पे sociology has been completely ignored by CBSE. I don't know why. Sociology की कोई भी मॉडल टॉपर आंसर शीट कुछ पब्लिश नहीं की गई है by CBSE. So I had to resort and talk to the Grand Acad champions who have been kind enough to send me the topper answer sheet जो उन्होंने अपने प्री बोर्ड्स में करी है. Now ये जो सब्सक्राइबर की हमारी आंसर शीट है, this got 77.5 out of 80 in their pre boards. एंड आई नो स्कूल का लेवल और चेकिंग ऑफ आंसर शीट्स ऑफ सेटिंग क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा है, सिमिलर टू द बोर्ड्स, अ लेवल हायर प्रैक्टिकली. तो इन ऑल लाइकलीनेस दिस पर्सन इज गोइंग टू अचीव एन 80 out of 80. बट इवन इफ दे डोंट, even if they scored like a 79, this answer sheet is close to 78 out of 80, so we can consider it very very identical to a topper's answer sheet जो 80 out of 80 लाता है. In a similar sense, इस इंसान ने स्कूल टॉप तो करा ही है, तो हम इसको एनालाइज कर लेंगे. Now the first thing I notice here again, which we have seen in a lot of answer sheet analysis thus far, is that they've broken the typical convention that we advise students कि आपको सेक्शन ए से शुरू करना चाहिए, फिर आपको लास्ट सेक्शन तक जाना चाहिए, या फिर आपको लास्ट सेक्शन से फर्स्ट सेक्शन तक करना चाहिए. This person has directly started with the 4 markers in section C, which is unusual to say the least, but that shows us कि you know what works for somebody else may not work for you. अब ये नहीं होगा कि आप लोग कॉपी करके ये करो, हाँ मैं तो अब सेक्शन सी करूँगा, उससे मेरे बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे. that doesn't work that way, you know. if it was so easy, सबके 77, 78, 79, 80, 81 आ रहे होते, right? So यहाँ पे आंसर्स देखते हैं. 26 क्वेश्चन. तो बेसिक वही कि एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन लिखी जाती है इन द 4 मार्कर्स, अग्रीइंग विद द क्वेश्चन और डिसअग्रीइंग विद द क्वेश्चन. उसके बाद सीधा चीज़ें शुरू हो जाती हैं एक्सप्लेनिंग व्हाई दिस पर्सन अग्रीज. येस इट इज़ पॉसिबल फॉर नेशनल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट टू गो टुगेदर. ठीक है, तो यहाँ पे बस बेसिक एक्सप्लेनेशन दी गई है. नीशेस जो NCERT में दे रखे हैं वो भी दी गई हैं. अंडरलाइंड है बहुत अनटाइडली, बट दैट डजंट सीम टू मैटर. लाइन्स लीव कहीं नहीं करी गई हैं, विच इज़ अ नेगेटिव ऑफ दिस आंसर शीट. प्रेजेंटेशन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सूट. द गवर्नमेंट इनकरेज वन एक्विजिशन ऑफ लैंड. तो सारे NCERT के पॉइंट्स हैं गाइस, थोड़ी अपनी लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं, लेकिन जो भी अंडरलाइन चीज़ें हैं वो सारे कीवर्ड्स हैं. वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन हिस्ट्री आंसर शीट एक्चुअली. सो नथिंग वेरी बिग is being revealed here. The Nehruvian era was marked by, okay, that's good. जो भी आंसर की में आता है सब कुछ mentioned है. I'm just trying to look at the conclusion. आदिवासीज, okay, hence tribal development can take place with national development. Okay, आप देख सकते हो जैसी यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखी गई है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ उन्होंने कंक्लूजन में लिख दी है. ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, कैन ट्राइबल डेवलपमेंट गो टुगेदर विद नेशनल डेवलपमेंट. तो यू आइदर अग्री और डिसअग्री एंड देन यू राइट. सो one thing you can take away from here is keeping introduction and conclusions as short as possible when it comes to questions that aren't of the maximum weightage. 6-8 markers जो भी आप subject के लिए देख रहे हो, ठीक है. Save time, save paper space, but use the paper save you spaced in actually paper space you've saved in actually leaving lines. This person has not left lines anywhere, which is a very very big negative. Okay, what you should do is leave a line after this. Okay, आपने चिपको मूवमेंट की बात कर दी, अब ठीक है, यहाँ पे you should leave a line, then you should write your answer in points which this person has done. यहाँ पे for the first 3-4 points कुछ underline नहीं है, यहाँ पे underline हो रहा है, which is kind of not very symmetrical. So you should either underline everything or underline nothing. बट हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो ठीक है. मैसिव डिफॉरेस्टेशन also led to unprecedented floods. Okay, fine. Everything is being talked about. Both the issues were equally important for the villagers. Hence the Chipko movement stands as it does. Okay, fine. Yeah, completely fine. वही चीज़ जो हमने 4 मार्कर्स में एनालाइज करी है फर्स्ट वाले में, सेम थिंग इज बीइंग फॉलोड हियर. मैल्थस का बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ वाला. वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी. यहाँ पे यू कैन सी नो अंडरलाइनिंग हैज़ बीन डन, बट या कंटेंट अच्छा है तो नंबर मिल रहे हैं, बस प्रेजेंटेशन में थोड़ी लैकिंग है. अब यहाँ पे देखो, द इंस्ट्रक्टर, द टीचर हैज़ ऑल्सो टोल्ड द पर्टिकुलर स्टूडेंट कि भाई आप प्लीज़ अंडरलाइन करिए. आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अंडरलाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन लीव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन अगर लिखोगे तो नंबर फिर भी मिल जाएंगे. अब अगर आप बड़े बड़े लिख रहे हो आंसर, सपोज दिस पर्सन इज राइटिंग अबाउट सोशल मूवमेंट्स, ओके, डिफाइनिंग व्हाट सोशल मूवमेंट्स आर, उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा बेसिक सब पॉइंट्स हैं जो NCERT में ही दे रखे हैं. जैसे नंबर 1 इज थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, ओके, एंड ऑल दिस स्टफ. अंडरलाइन एंड हाईलाइट. देखो, अनदर थिंग दैट वी आर सीइंग हियर, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन. तो ये जो बड़े बड़े पॉइंटर्स हैं, सब डिविजन्स ऑफ आंसर्स जिसके अंदर आप अपने पॉइंट्स लिखते हो, उनको तो अंडरलाइन करना चाहिए. मैं तो कहता हूँ सब हेडिंग्स को आप कैपिटलाइज करके लिखोगे तो इट विल इवन शाइन मोर नीटली. Okay, now I think 4 markers may we've kind of burned the oil.
सो वी शुड मूव ऑन टू सेक्शन डी, जो 6 मार्कर्स होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है. तो यू कैन सी सेक्शन बी में ज़्यादा लंबी इंट्रोडक्शन है, सेक्शन डी में 6 मार्कर्स में ज़्यादा लंबी इंट्रोडक्शन है, विच इज़ फॉलोइंग थ्रू विद व्हाट आई हैव एडवाइज्ड. ज़्यादा लंबे आंसर्स हैं, ज़्यादा सब डिविजन्स हैं, फाइनली एक लाइन छोड़ दी गई है, विच इज़ गुड. फिर ये डिसेबिलिटी वाला 6 मार्कर है, मोर ऑफ अ सोशल क्रिएशन दैन अ बायोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन छोटी है, थोड़ी ज़्यादा लिखनी चाहिए. नथिंग मोर दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम द 6 मार्कर्स. जो हिस्ट्री में हमने एनालाइज करा था, बिल्कुल सेम टाइप के मैं आपको चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट कर पा रहा हूँ. जितना आप लिख सकते हो उतना लिखो. यहाँ पे कंक्लूजन मिसिंग है, बट सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, तो उसके नंबर फिर भी मिल गए हैं. तो दिस shows you कि even if you are imperfect, even if you don't have the ability to make everything look neat and presentable and optimal, you'll still get marks. You need to prioritize your information first, which is what I've been telling you in the political science analysis, in the history analysis, in the psychology analysis, सब कुछ. 3 markers देख लेते हैं. Again, काफ़ी लंबी इंट्रोडक्शन है फॉर अ 3 marker. That's all right. ओके, दे आर यूनिवर्सल, सारे बेसिक पॉइंट्स कवर हो रहे हैं. डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्ट. ओके, डेफिनेशंस हो रही हैं, विच इज़ वेरी गुड. यू शुड ऑलवेज डिफाइन एनी सोशियोलॉजिकल टर्म दैट यू कम अक्रॉस. if you're writing an answer about Sanskritization, for example, you should define what Sanskritization is, then introduce the question, link it together and go on. Capitalist agriculture, okay, definition सारी हो रही है. So basic stuff is being answered here and being catered to. 6 मार्कर्स, 1 मार्कर्स को छोड़ के सारे 2, 4, 6 मार्कर्स में आपको डेफिनेशंस लिखनी चाहिए. 1 मार्कर्स में क्या ही लिखोगे. कास्ट के बारे में ओके, सिस्टम एवरीथिंग इज बीइंग डिफाइंड. डिफरेंस एंड सेपरेशन की स्पेलिंग गलत है, लेकिन दैट हैज़ नॉट बीन पीनलाइज्ड. होलिज्म एंड हायरार्की के भी स्पेलिंग गलत हैं, फिर भी ठीक है. इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी राइट्स सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, बेसिक एनसीईआरटी लैंग्वेज फॉलो हो रही है. इन डेफिनेशन, सो डेफिनेशंस में ट्राई टू स्टिक टू द एनसीईआरटी डेफिनेशंस. पॉइंटर्स में यूज योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज द एनसीईआरटी कीवर्ड्स. Write good introductions and write neat conclusions, and your introduction and conclusion can be the same thing. आपको बस present tense, past tense, future tense में खेलना है. Then we see, okay, social movement वाला answer very similarly written. Okay, now section A, वही चीज़ जो मैं हर answer sheet में आपको बोल रहा हूँ. You should write the choice you are taking as well as the description of that choice. So don't just write C. Write institution became flexible and that will help you present better. Right? Similar things here. कोई ज़्यादा नंबर नहीं, 1 नंबर कटा है इधर, so that's fine. Another number cut here. तो 2 नंबर तो इस इंसान के तो 1 मार्कर्स में ही कटे हैं. तो that's something that we see in all humanity subjects now, कि ज़्यादातर नंबर अब 1 मार्कर्स में ही कटते हैं, because they come from every nook and corner of the NCERT. So optimize for the NCERT. जितना NCERT पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है. Section D, last 6 marker. Okay, another major flaw. Wouldn't say flaw per se, but yeah, you should attempt every section completely. ऐसे चीज़ें haphazardly मत करो. But answer तो बहुत अच्छे लिखे हैं इस बच्चे ने, no doubt about it. The content is very good. Answer writing has been nailed to the T. NCERT language, खुद की language, term definitions, everything has been followed. It's just that it's a little not nice in terms of प्रेजेंटेशन. तो ये फ्लॉज हैं, बोर्ड एग्जाम में मैटर करेंगे. होपफुली आप इस चीज़ से लर्न कर पाओ कि प्रायोरिटी आपको किस चीज़ की देनी चाहिए, ठीक है. तो ऐसे प्रेजेंट मत करो अपने आंसर्स, लेकिन ऐसे आंसर्स लिखो, ठीक है. तो यू कैन एक्चुअली जस्ट लुक एट हाउ दिस पर्सन हैज़ रिटन. सेम थिंग हैज़ बीन फॉलोड एज वी सॉ, बट सडनली यहाँ पे स्टार्स आ गए इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स. ये चीज़ें मत करना. ट्राई टू यूज़ द सेम bulleting system. Either use bullets, use numbers or use stars. So that's about it, guys. Nothing too complex like you've seen. अगर आपने हमारी psychology, political science, history वाले videos देखे हैं, geography, English सबके देखे हैं, तो आपको पता हो जाएगा by now how you're supposed to write answers. But hopefully इन answers को देख के आपको पता चल गया होगा what you actually need to write in terms of writing and not presenting. Presenting में flaws हैं, writing flawless है. Okay. Till next time, keep winning, you champions.